हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो यूजीसी नेट और सेट पेपर वन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिसर्च सैम्पलिंग, जिससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल डेफिनेटली अपकमिंग एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन पर आगे बढ़ते हैं। Which of the following refers to a sampling approach in a structured observation whereby a sampled individual is observed for a set period of time? देखिए, इस सवाल में आपको पूछा है कि वो कौन सा सैम्पलिंग का तरीका है जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ठीक है, एक सही तरीके से एक व्यक्ति को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर एक व्यक्ति को आप अपने रिसर्च के लिए सैंपल चुनते हो तो एक लंबे समय तक उस व्यक्ति को ऑब्जर्व किया जाता है और देखा जाता है कि उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसी रिसर्च को क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं फोकल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग या फिर क्लस्टर सैंपलिंग। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर वन, दैट इज फोकल सैंपलिंग। कई बार आप लोगों ने सवाल देखा होगा तो इस चीज को फोकस सैंपलिंग भी लिखा गया है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी पूरी पॉपुलेशन में से जो भी आप लोगों ने सैंपल सेलेक्ट किया है उसको एक लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए जब कोरोना वैक्सीन आई थी तो कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कुछ लोगों पर हुआ था। जिन लोगों पर ट्रायल हुआ था वो क्या थे? सैंपल थे, है ना। उन लोगों पर कोरोना वैक्सीन होने के बाद उनको काफी लंबे समय तक ऑब्जर्व किया गया था, ऑब्जर्वेशन में रखा गया था कि उनके बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनकी तबीयत तो खराब नहीं हो रही या जो भी चेंजेस हैं। तो जो उस समय पे सैम्पलिंग हुई थी, उन लोगों को जो ऑब्जर्व किया गया था एक लंबे समय तक, उस चीज को बोला जाता है फोकल सैम्पलिंग। तो आई होप एग्जाम्पल के साथ आपकी चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले बता दूं कि पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले हम पूरा सिलेबस कवर करवाते हैं, जिसमें कि आपको पीवाईक्यूज एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ पेपर से पहले 2 से 3 बार रिवीजन भी करवाई जाएगी। अपडेटेड नोट्स के साथ साथ मॉक टेस्ट और रिवीजन एमसीक्यूज भी आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, सबके साथ इजी एक्सप्लेनेशन भी है, ताकि अगर कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हो तो वो आसानी से आप क्लियर कर सके। न्यू बैच हमारा 1 मई से शुरू हो रहा है, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू आसानी से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डेमो क्लासेस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए यूजीसी नेट 2025 पेपर वन, या फिर जो भी आपका सेट एग्जाम है उसका नाम यहाँ पर लिख लीजिए। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे डेमो क्लासेस के साथ में रिकॉर्डेड कोर्सेज, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग बनाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स? अब देखिए स्टूडेंट, सैम्पलिंग में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फर्दर इनको 4 4 हिस्सों में बांटा जाता है, जिनके नाम आपसे इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के नाम आपसे पूछे गए हैं, तो उसको देखने के लिए आप लोगों के लिए ये टेबल मैं लेकर आई हूँ। देखिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में सिंपल रैंडम होता है, तो ये देखिए पहला ऑप्शन सिंपल रैंडम है, ये प्रोबेबिलिटी में आता है, लेकिन हमें नॉन प्रोबेबिलिटी ढूंढना है, तो ए हमारा आंसर नहीं होगा, इस ऑप्शन को डिलीट कर दो। आगे है स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है और क्लस्टर सैम्पलिंग, देखिए ये दोनों क्या है? प्रोबेबिलिटी है। तो बी और डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इस तरीके से हमने क्या किया? अपने रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट कर दिया और हमें सही आंसर मिल गया, दैट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब देखिए ये लिस्ट है, 4 टाइप्स होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के और 4 टाइप्स होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। तो इसमें जो आप अभी आपने क्वेश्चन देखा, ऐसे सवाल हमेशा बनते हैं। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर उसका लिंक आपको चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता दो। When a sample is chosen because it is available to the researcher is known as what? अब देखो पूरी पॉपुलेशन है, मान लीजिए आपके कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों को अपने सैंपल के लिए 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना था, यही होता है ना सैंपल, कि अपनी रिसर्च के लिए 10 लोगों को हम चुन रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि सैंपल को अगर हम इस बेसिस पे चुने कि जो हमारे लिए इजी अवेलेबल है, इजीली उपलब्ध जो लोग हैं उन्हीं को हम सैंपल उठा लेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस क्या होता है? आराम। कन्वीनियंस होता है सुविधा।
वही चीज सवाल में पूछी थी जिसको हम अपनी सुविधा के हिसाब से आसानी से चुन सकते हैं, उसको हम बोलेंगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब इसी से सवाल पूछा जा सकता है कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो अभी आपको बताया कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है वो है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, मान लो मैं अपना एक शोध कर रही हूँ, उस शोध के दौरान मुझे 10 लोगों का सैंपल चुनना है, लेकिन मैं समझ नहीं रही कि कैसे लोगों को चुनूं। तो मैं किसी एक जगह पर चली गई, वहां पे शुरू के 10 पहले 10 लोग जो मेरी नजर के सामने आए, मैंने उनको अपना सैंपल चुन लिया। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ज्यादा हमने कोई इसमें रूल्स रेगुलेशंस यूज नहीं किए। ठीक है, which of the following refers to the method of sampling in which a core group of participants who are initially sampled for a research study recruit or recommend other potential participants? देखो, सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ। आपसे वो रिसर्च का मेथड पूछा गया है जिसमें एक, अगर आप लोगों ने ग्रुप एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लिया है, देखो लिखा है ना, हु आर इनिशियली सैंपल्ड, एक ग्रुप आप लोगों ने 10 लोगों का है मान लो, एज अ सैंपल उसको सेलेक्ट कर लिया आपने रिसर्च के लिए, रिक्रूट और रेकमेंड। अब ये क्या करेंगे, 10 लोगों को आपने सैंपल के लिए चुन लिया, लेकिन आप उनको कह रहे हो कि मुझे ना 10 और लोगों की जरूरत है। तो ये जो 10 लोग हैं, ये आगे और 10 लोगों का सजेशन हमें देंगे। इसको बोलते हैं रिक्रूट और रेकमेंड करना, यानी कि उन लोगों की सिफारिश करता है। मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे मान लो आपने अपने किसी फ्रेंड से पूछा कि मुझे यूजीसी नेट और सेट की कोचिंग लेनी है, तो मैं क्या करूं, तो आपके फ्रेंड ने आपको रेकमेंड किया होगा कि आप उस चैनल पे जाओ, ये बुक लो, है ना। वैसे ही अगर एक सैंपल किसी दूसरे व्यक्ति की रिकमेंडेशन देता है कि आप अपने रिसर्च में इस व्यक्ति को सैंपल के रूप में लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ये कौन सी सैंपलिंग टेक्निक में होता है? ऑप्शंस है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। जिसका सही आंसर है स्नोबॉल सैंपलिंग। ये एक कीवर्ड है। जब भी हम रिक्रूट और रिकमेंडेशन की बात करते हैं, ऑलवेज गो फॉर स्नोबॉल सैंपलिंग। जब भी हम एक चेन रेफरेंस की बात करते हैं, ऑलवेज गो फॉर स्नोबॉल सैंपलिंग। जब जहां पर चेन बनती कि मैंने एक व्यक्ति से पूछा, उन्होंने बोला मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको किसी दूसरे व्यक्ति से मिलाता हूँ, वो आपको बताएंगे। तो इस तरीके से एक चेन बन गई, है ना। आपने किसी और व्यक्ति को रेकमेंड किया, सुझाव दिया कि इनसे जाकर मिलिए, तो वो एक स्नोबॉल सैंपलिंग की कैटेगरी में आता है। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। देखो सेम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा वही चीज है। सिंपल रैंडम क्या होता है, हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। स्नोबॉल नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है कि नहीं? ठीक है, इसके बाद अगर हम क्लस्टर सैंपलिंग की बात करें, तो ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। देन वी हैव कोटा सैंपलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। सो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग भी हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। तो देखो 6, 4 एंड 1, ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो इजीली हम अपने सही आंसर तक पहुंच गए। तो ऐसे सवालों में क्या होता है ना, अगर मान लो आपको नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स नहीं पता, लेकिन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स पता है, तो आप उसको यहाँ से हटाकर सही आंसर तक अपने आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी में आ गया डायमेंशनल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग एंड कोटा सैंपलिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिटेल में ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। आपने वो क्लास नहीं देखी है तो बता दो, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये देखिए, इनके नाम भी सामने लिखे हैं। ठीक है, Which of the following sampling methods involves dividing the population? ये देखो, ये पूरी पॉपुलेशन है 1000 लोगों की। हमने क्या किया, इस पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। मान लो 100 के ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स। इन सब ग्रुप्स को स्ट्राटा भी बोलते हैं। याद रखिएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड में टर्म अगर सुनाई दे रही है स्ट्राटा, स्ट्राटा का मतलब है ग्रुप बनाए जा रहे हैं। देन रेंडमली सेलेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम ईच स्ट्राटम। तो स्ट्राटा से हमें समझ में आना चाहिए कि हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग की बात कर रहे हैं। इजी है, क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होती है। वो यही बोला है कि एक पूरे ग्रुप को हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, और रैंडमली फिर उस ग्रुप में से, जैसे मान लो ये कुछ कुछ लोगों के मैंने 3 ग्रुप बना दिए, 2 ग्रुप बना दिए, चलिए
मेल का अलग ग्रुप बना दिया, फीमेल का अलग ग्रुप बना दिया। ये हमने क्या किया, पॉपुलेशन को हिस्सों में बांट दिया। अब इंडिविजुअली कुछ लोगों को मैं यहाँ से उठाऊंगी, कुछ लोगों को मैं यहाँ से उठाऊंगी। तो ये है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। If a research project is set up so that everybody in the population of interest has an equal chance of being included in the sample is called what? अब रिसर्च प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मान लो मैं एक कॉलेज में गई, वहां पर 1000 स्टूडेंट्स थे, हर एक स्टूडेंट का इक्वल चांस है कि वो सेलेक्ट हो जाए, तो ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी है कि हर एक व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाएगा। अगर मैं अपनी रिसर्च के लिए कुछ रूल बना देती कि मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट करूंगी जो डांस बहुत अच्छा करते हैं, या मैं उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट करूंगी जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उन लोगों की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती। लेकिन जब कोई रूल नहीं है, मुझे सिर्फ रैंडम लोगों को उठाना है, तो प्रोबेबिलिटी सबकी बढ़ जाती है। एवरीबडी इन द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। क्लियर? सो ये रहा एक होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसको अच्छे से पढ़िए, खुद समझिए। नहीं समझ आ रहा है तो मुझे फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन फिर कर सकूं। मैच द फॉलोइंग का बहुत ही ज्यादा आसान और डायरेक्ट सवाल यहाँ पर पूछा गया है आपके सामने। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक, डायमेंशनल एंड स्नोबॉल। ठीक है, सो स्नोबॉल से हम, चलो पहले सिंपल रैंडम देखते हैं। ईच यूनिट इज गिवन एन इक्वल इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग पिक्ड अप। ये चीज अब अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है ना, कि हर व्यक्ति को इक्वल चांस है कि उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो हम ए को अगर थर्ड से मैच, सेकंड से मैच करते हैं, तो एक ही ऑप्शन है, इससे हमें अपना आंसर मिल गया। स्नोबॉल से भी आंसर निकालना आसान था कि फर्स्ट मेंबर ऑफ द यूनिट, कि फर्स्ट मेंबर जो है यूनिट का, यूज टू आइडेंटिफाई सेकेंड यूनिट, इसने सेकेंड को आइडेंटिफाई किया, फिर तीसरे को आइडेंटिफाई किया, एंड सो ऑन। क्लियर? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होता है जिसमें एक सिस्टम के साथ काम किया जाता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि हर 2, 4, 6, 8, 10 इन सीट्स पर जो बच्चे बैठे हैं वो मेरा सैंपल बनेंगे। एक सिस्टमैटिक तरीके से काम किया। या मैं बोल रही हूँ जिन भी स्टूडेंट्स का रोल नंबर 2, 4, 6, 8, 10 है, जो इवन ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, वो मेरी क्लास में वो सेक्शन ए में आ जाएंगे। तो ये क्या किया, मैंने सैंपल सेलेक्ट किए एक सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार अभी हमने देख लिया, आपको अब आंसर जरूर आता होगा कि ये आता है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी के अंडर। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन स्नोबॉल की जगह आपसे रैंडम का पूछा जा सकता है, कोटा का पूछा जा सकता है, तो आपने उस अकॉर्डिंग रेडी रहना है। When a sampled individual is observed over a predetermined period of time in structured observation, वही सवाल है कि एक लंबे समय तक एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर किसी एक व्यक्ति को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी रिसर्च में, दैट इज टेकन अंडर योर फोकल या फोकस सैम्पलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक? सो इनमें से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी है? स्नोबॉल नहीं है, क्लस्टर होती है, डायमेंशनल और पर्पसिव भी नहीं है। वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों के कॉन्सेप्ट अभी इन बेसिक क्वेश्चन से ही क्लियर हो गए होंगे, एंड आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि कैसे सवाल बनते हैं। इससे थोड़े से टफ लेवल के सवाल भी आते हैं जो कि ऑलरेडी हम लाइव क्लास में पढ़ चुके हैं। आप लोगों के लिए वो लाइव क्लास फिर से मैं यूट्यूब पर ले सकती हूँ। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप मुझे बता सकते हो। जैसे आपने कहा था कि मैम रिसर्च एप्टीट्यूड के टॉपिक वाइज पढ़ाओ, तो मैं आज से वो शुरू कर रही हूँ। ठीक है, और भी कुछ अगर आप लोग यूनिट चाहते हो, टॉपिक कोई स्पेसिफिक है कि इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो एमसीक्यूज पीवाईक्यूज के साथ, तो मुझे बता सकते हो। एंड क्लासेस की पीडीएफ, क्लासेस के बारे में पूरी जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सिर्फ नेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, सेट में नहीं आ सकता। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड लेवल का ये क्वेश्चन है। सैम्पलिंग वेयर ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट बी चूजन मोर देन वंस। ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से हमने सैंपल निकाला। सैंपल के लिए अगर मैंने एक व्यक्ति को एक बार सेलेक्ट कर लिया, तो फिर से मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर सकती। ये बोल रहे इट इज कॉल्ड सैंपल विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो हमारी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो डेफिनेशन लिखी है उसका मतलब है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, कि अगर एक बार हमने किसी व्यक्ति को सैंपल चुन लिया, फिर से हम उसको सैंपल नहीं चुन सकते।
और जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि सैम्पलिंग वेयर ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन मे बी चूजन मोर देन वंस, कि अगर एक व्यक्ति को एक बार सैंपल चुन लिया उसके बाद भी चुन सकते हैं, दैट इज योर सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो दोनों की डेफिनेशन ऊपर नीचे लिखी हुई है, इसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। Suppose a researcher created a list of names of everybody in the population of interest। ठीक है, रिसर्चर ने क्या किया, जो भी उनकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे मान लो डांसिंग के लिए वो अपने सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं, एंड सेलेक्टेड एवरी 10th नेम, हर 10वें नंबर पर जो व्यक्ति का नाम आएगा, एक लिस्ट उन्होंने बना दी, रेंडम लिस्ट बना दी, हर 10वें नंबर पर जिस बच्चे का नाम होगा उसको वो अपने सैंपल में लेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, अभी बताया था ना, जैसे मैं बोलूंगी कि रोल नंबर 2, 4, 6, 8 जो भी है वो मेरे ग्रुप में आएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक सिस्टम बना दिया कि जिन जिन का रोल नंबर इवन है वो मेरे ग्रुप में आएंगे। वैसे इस व्यक्ति ने एक रूल बना दिया, जो लिस्ट में हर 10वां बच्चा होगा उसको मैं सैंपल चुनूंगा। तो ये है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। Which of the following sampling procedures will be appropriate for conducting researches with empirico-inductive research paradigm? Okay, so empirico-inductive research paradigm जो होता है ना, ये काम करता है एनी ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के साथ। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जितने भी टेक्निक्स अभी तक हम लोगों ने पढ़े, उन सभी की अगर हम बात करें तो उन सभी के साथ एम्पेरिको इंडक्टिव रिसर्च पैराडाइम जो है वो काम करता है। क्लियर? सो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स, ये क्विक रिवीजन सेशन से आपके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हो गए होंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है, डिटेल्ड वीडियो चाहिए, वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर जैसे कि आप लोगों के लिए ये नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके अपने डाउट्स जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हो कोर्स से रिलेटेड। तो चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।